morning, dear students, for class 12. Today we'll be discussing your continued biomechanics and sports. Today our topic फ्रिक्शन। हम सभी लोग जानते हैं कि फ्रिक्शन क्या है। जब कभी भी हम किसी वर्क को करते हैं तो कोई उसके अगेंस्ट एक वर्क अप्लाई हो रहा होता है जो कि हमारी रेजिस्टेंस को फॉरवर्ड मोशन में अप्लाई करता है। फ्रिक्शन इज द फोर्स रेजिस्टेंस द रिवैल्यूएट मोशन ऑफ द सॉलिड सरफेस फ्लूइड लेयर एंड मेटेरियल एलिमेंट स्लाइडली अगेंस्ट ईच अदर। आपने देखा होगा कि जब आप किसी एक बॉक्स को लीजिए या आप किसी एक टेबल को लीजिए, जब आप उसको किसी सॉलिड सरफेस पे, जो आपकी सरफेस है, ग्राउंड सरफेस है, इस पे आप जैसे ही आप उसको खींचते हैं या पुल करते हैं या पुश करते हैं, दोनों ही कंडीशन में आपकी वह सरफेस पर उतना इजीली मूव नहीं कर पाता। उसके बिना आपके जो शूज़ हैं या आपके जो फुट हैं वो स्लाइड कर रहे होते हैं, स्लिप कर रहे होते हैं। इसी तरह से फ्लूइड लेयर पे भी क्या होता है कि जब आप पानी पर किसी, जैसे स्विमर है, पानी पर जब वो फ्रिक्शन करता है या अपने आप को मूव करने की कोशिश करता है तो एक अगेंस्ट फोर्स उसकी बॉडी के द्वारा उस वाटर पे अप्लाई होता है। देन आफ्टर जो फ्लूइड लेयर है वो उसको एक फोर्स अप्लाई करती है। जिस तरीके से आपने देखा होगा ग्रीस वगैरह, आप देखते होंगे कि जो ग्रीस वगैरह है वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी पर जिस तरीके से आप रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जैसे सॉलिड सरफेस दिखाई दे रहा है कि जब आप सॉलिड सरफेस पे इस तरीके की स्लाइड करने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करने लगती है। तो यही रिएक्शन आपका क्या है, फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन इज द डिपेंड ऑन द टेक्सचर ऑफ द बोथ सरफेस। आपके दोनों सरफेस पर डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन आल्सो डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स पुशिंग और पुलिंग द टू सरफेस टुगेदर। मान लीजिए जैसे आप रन करते हैं तो आप जो शूज़ पहनते हैं वो भी कहीं ना कहीं आपको फ्रिक्शन में, फ्रिक्शन के कारण आपका शूज़ का सोल जो होता है वो क्या होने लगता है कि घिसने लगता है। तो इस तरीके से आप ये भी जानते हैं कि जब हम किसी वर्क को करते हैं तो वर्क को करने के बाद आपको फ्रिक्शन में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। ये प्रॉब्लम्स आपके डिफरेंट तरीक़ों में भी हो सकती हैं जो कि आपकी वर्किंग को इफ़ेक्टेड करती हैं। जैसे आपने देखा होगा स्पाइकर्स जब शूज़ पहने होते हैं तो उनके शूज़ के नीचे नेल्स होते हैं। ये नेल्स उनके फ्रिक्शन को कम करने में हेल्प करते हैं। फ्रिक्शन इज़ द नेसेसरी ईवल ऑफ द वर्किंग। आप जब किसी वर्क को कर रहे होते हैं तो आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे फ्रिक्शन का सबसे अच्छा एग्जांपल दिया है कि सरफेस है आपकी, जैसे टू रफ सरफेस है। जब आप रफ सरफेस पे वर्क कर रहे होते हैं तो आपकी फोर्स आपको ज़्यादा अप्लाई करना पड़ता है बजाय एक स्मूथ सरफेस के। इसी तरह जब आपकी एक सरफेस स्मूथ है, एक रफ सरफेस है, तो आप उस पर ईजीली वर्क कर लेते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपका शूज़ का सोल आपका एक रफ सरफेस दे रहा है और जो ग्राउंड वो आपका जो है, जैसे आप घर का वो है टाइल्स ले लीजिए या ऐसी कोई चीज़ ले लीजिए स्लिपरी हो जिस पे से आप बहुत आराम से स्लाइड कर सकते हैं, तो वो सरफेस आपका इस तरीके से होगा। लेकिन अगर दोनों ही सरफेस अगर स्मूथ हो तो सबसे ज़्यादा स्लाइड होने का, स्लिप होने का, आपने जैसे हमारा बास्केटबॉल कोर्ट है, जब मैं आपको उस पर रनिंग कराती हूँ तो आपने कहीं ना कहीं ये देखा होगा कि उस पर जब हम अपने आप को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं या अपने आप को रोकने की कोशिश करते हैं कि हम जाके आगे दीवार पर ना टकराएं, उस समय भी हमें बहुत ज़्यादा फोर्स अपनी बॉडी के अगेंस्ट लगाना पड़ता है जिससे कि हम रुक सकें। तो यही कंडीशन वहाँ पर भी अप्लाई होती है कि अगर दोनों ही सरफेस, आपका शूज़ का सरफेस जो कि आपका नीचे का सोल है, इसी तरीके से आपका ग्राउंड का सरफेस, दोनों स्मूथ होंगे तो आपको फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा कंडीशन है। लेकिन अगर एक सरफेस आपकी रफ है और दूसरी स्मूथ है तो आपका फ्रिक्शन वहाँ पर वर्किंग अच्छी होगी। लेकिन अगर दोनों ही सरफेस आपके रफ हैं तो आपको किसी भी अपने आप को फोर्सली किसी वर्क को करने में एक्सट्रीम मेहनत करनी पड़ी। जैसे रनिंग है, क्यों सिंथेटिक ट्रैक की नीड हुई, ये हम फिजिकल एजुकेशन के थ्रू जानते हैं कि जब सरफेस रफ होता है तो हमें फोर्स ज़्यादा अप्लाई करना पड़ता है। तो यही कंडीशन आपकी कहीं ना कहीं वर्किंग में, जैसे यहाँ पर फ्लूइड फ्रिक्शन की बात हो रही है, आपको मैं यहाँ पे एक हिंदी में भी एक चीज़ बता रही हूँ कि फ्लूइड फ्रिक्शन में क्या है कि वायु और जल भी फ्रिक्शन लगाते हैंगे, उन्हें क्या कहते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। और ये जो फ्लूइड है उसके
पर्टिकुलर उस पर कंडीशन पे ही ये वर्क करता है। अगर आपकी दोनों सरफेस के लिए, देखो यहाँ पे एक एरो मार्क के थ्रू मैं आपको ये सरफेस का ये दिखाना चाह रही हूँ कि फ्रिक्शन आपका किस तरीके से वर्क कर रहा है। आप आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन जो आपका सरफेस है अगर वो टोटली रफ सरफेस है तो वो आपको कहाँ की तरफ, बैकवर्ड आपको मूवमेंट कर रहा है। यहाँ पर एक सबसे बेटर एग्जांपल है आपके पास से, आपने इस तरीके के खुद भी अप्लाई करे होंगे कि जब आप सरफेस पे, स्मूथ सरफेस पे इस तरीके के व्हील को यूज़ करते हैं या उसको यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज़्यादा स्मूथली हो जाती है। लेकिन अगर आप यही जब कैरम बोर्ड पे कर रहे होते हैं तो क्यों आपको चौक लगाने की, आपको उसके ऊपर एक पाउडर लगाने की ज़रूरत होती है, क्यों आपको साइकिल में ब्रेक लगाने की ज़रूरत होती है। तो आपको जो फ्रिक्शन को डिक्रीज़ करने के लिए आपको इस तरीके की एक्टिविटी को यहाँ पर यूज़ करना पड़ता है। आपने देखा होगा जब कबड्डी खेलते हैं तो जो प्लेयर होते हैं वो मिट्टी या इस तरीके का एक पाउडर अप्लाई करते हैं जिससे कि उनके हाथों में फ्रिक्शन बल ज़्यादा अप्लाई हो, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो। इसी तरह से गाड़ियों में आपने देखा, आप साइकिल चलाते हैं या स्कूटी तो उसमें जो ब्रेक है वहाँ पर, जहाँ पर ब्रेक आपके पहिए को टच कर रहा है वहाँ पर कोई ना कोई पैड यूज़ होते हैं जो ब्रेक को होल्ड करने में, आपको रोकने में आपकी हेल्प करते हैं। तो ये सब क्या है, इंक्रीज़ करते हैं आपकी फ्रिक्शन एक्टिविटी को, और जबकि आपकी डिक्रीज़ करते हैं आपकी फ्रिक्शन एक्टिविटी, जिसमें कि ये पाउडर है जो कि आपके कैरम बोर्ड पे अप्लाई हो रहा है, और दूसरा आपकी इस तरीके की साइकिल में जो ग्रीसिंग है ये आपकी फ्रिक्शन को डिक्रीज़ करने के लिए अप्लाई होता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि अगर हम रियल लाइफ में देखा कि रियल लाइफ में अगर इसका एग्जांपल देखें तो फ्रिक्शन आपके पास यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से है। एडवांटेज में कि आप देखो नेल्स अगर ठोकते हैं, कील ठोक रहे हैं तो आप देखिए कि फ्रिक्शन इस पर किस तरीके से अप्लाई हो रहा है। जब आप पेंसिल को यूज़ करते हैं तो आपका फ्रिक्शन का किस तरीके, अगर आप स्मूथ सरफेस पर कर रहे हैं तो स्मूथली आपका होगा, रफ़ होगा पेपर तो रफ़ आपके पे आपको फ्रिक्शन होगा। इसी तरह जब ये जो जैसे व्हीकल है, किसी भी व्हीकल में जो व्हील होते हैं वो भी कहीं ना कहीं आपके फ्रिक्शन में क्या करते हैं, आपको एडवांटेज देते हैं कि आपको फ्रिक्शन उसमें एडवांटेज मिल रहा है। लेकिन अगर हम डिसएडवांटेज की बात करी जाए तो आपके शूज़ का सोल क्या हो जाता है, घिस जाता है, उसका जो नीचे का सोल है वो पूरी तरीके से घिसने लगता है, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण हम बार बार उसको अपनी शूज़ की ग्रिप को बेटर करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह मैच बॉक्स आप देख रहे हैं कि मैच बॉक्स में भी क्या कंडीशन होती है कि जो मैच बॉक्स है उसमें जो सरफेस है, एक रफ सरफेस, आपका मैच बॉक्स जो है टोटली स्मूथ सरफेस नहीं होता, रफ सरफेस होता है। इसी तरीके से आपकी जब इंजन को स्टार्ट करा जाता है तो उसके अंदर भी आपको इस तरीके से ये फ्रिक्शन का यहाँ पे एग्जांपल आपका क्लियरली शो हो रहा है। उसके टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करी जाए तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फर्स्ट टाइप कौन सा फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, और सेकेंड वन इज डायनामिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कौन सा होता है, इट कम इनटू प्ले व्हेन द बॉडी इज फोर्स्ड टू मूव अलोंग द सरफेस बट मूवमेंट डज नॉट स्टार्ट। ये आपको अब जब आप किसी हैवी सॉलिड उसको सरफेस पर पुल या पुश करने की कोशिश करते हैं तो नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उस समय जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द 2 और मोर सॉलिड्स ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट मूविंग रिलेटेड टू ईच अदर, वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट व्हेन दे आर द रेस्टिंग ऑन द सरफेस। ये ऐसी कंडीशन में होता है कि अपनी रेस्टिंग पोजीशन पर है, इसलिए सरफेस पर इजीली पुल या पुश नहीं हो सकता। विदाउट दिस स्टैटिक फ्रिक्शन यू फीट शुड स्लिप आउट एंड मेक द डिफ़िकल्ट ऑन द वॉक। इसी तरह जब आप ऐसी सरफेस पर अपने आप इसको पुश करने की कोशिश करते हैं तो आप स्लाइड कर जाते हैं, बजाय जो हैवी थिंग है वो स्लाइड नहीं कर पाता। नेक्स्ट है आपके लिए है कौन सा, डायनामिक या काइनेटिक फ्रिक्शन। इसके 2 टाइप्स होते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। तो जब आप देखिए, अगर यहीं पर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो जब कभी बर्फ़ के ऊपर इस तरीके का वर्क देखने को मिलता है जिसमें कि आपको ये दिखाई दे रहा है कि आप बहुत एक रबर ट्यूब के किसी भी बोर्ड के थ्रू जब आप उस पर स्लाइड करते हैं तो बहुत इजीली स्लाइड हो जाता है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, इट इज़ द फ्रिक्शन व्हेन एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट व्हेन इट स्लाइडर आर रब
ओवर द सरफेस, उसके ऊपर टोटली स्लाइड कर जाता है। लेकिन उसके अलावा जब इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करी जाए तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन कॉज वियर एंड टियर वाली कंडीशन यहाँ अप्लाई हो रही है। अगर रोलिंग फ्रिक्शन की बात करी जाए, इसी सॉलिड सरफेस के नीचे अगर टू पोल इस तरीके से लगा दिए जाए जो स्मूथ हो, और उसके ऊपर इस हैवी थिंग को रख दिया जाए, और उसके बाद जब इस हैवी थिंग्स को रोल करके आगे बढ़ाया जाता है तो इजीली मूव कर जाता है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस हम इजीली इसको मूव करके जा सकते हैं। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या है बेटा? रोलिंग फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट स्लो डाउन द मोशन ऑफ अ रोलिंग ऑब्जेक्ट, इट एक्ट एन ऑब्जेक्ट when they are rolling over a surface, आराम से सरफेस के ऊपर रोल कर, जैसे प्रीवियसली मैंने आपको ये बताया था कि जब हम व्हील इस तरीके से करते हैं तो ये आराम से इजीली रोल हो रहा है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। क्यों? इट वॉज मच वीकर देन द सॉलिड फ्रिक्शन बिकॉजली इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, अ पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट टू व्हील एंड ग्राउंड इज आर सरफेस। इजीली इस सरफेस में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो बेटा ये जो फ्रिक्शन है, ये बात हुई आपकी रोलिंग और स्लाइडिंग फ्रिक्शन की। लेकिन अगर हम फ्लूइड फ्रिक्शन की बात करी जाए तो बेटा फ्लूइड फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जिसमें कि द फ्रिक्शन दैट एक्ट ऑन अ बॉडी व्हेन इज मूविंग थ्रू अ फ्लूइड इज कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन। व्हेन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू द फ्लूइड इंक्रीज। आप जब स्विमिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि स्विमर जो होते हैं वो बहुत ही इजीली अपने क्या कर लेते हैं, उसको मूव करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। क्यों हो जाता है? क्योंकि फ्लूइड के अंदर ये एक फ्रिक्शन जो होता है वो व्हेन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू द फ्लूइड इंक्रीज, द फ्लूइड फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑल्सो इंक्रीज। आपकी बॉडी को भी एक वो फोर्स अप्लाई कर रहा है, जितना आप फोर्स किसी वाटर फ्लूइड पे कर रहे हैं, जैसे स्विमर है सबसे अच्छा, स्विमिंग सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, तो उसी तरीके से आपकी बॉडी जो अगेंस्ट ऑन द वाटर एक्शन दे रही है, उतना ही वाटर भी आपकी बॉडी को फोर्स या फॉरवर्ड मोशन में इंक्रीज कर रहा है मूवमेंट के लिए। तो कहीं ना कहीं ये फ्रिक्शन जो है इसका रोल भी है इन स्पोर्ट्स के अंदर। अगर हम स्पोर्ट्स के अंदर इसके रोल की बात करें तो इसका स्पोर्ट्स के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है कि आपका वर्क किस तरीके से किया जाना है। यहाँ पे एक चीज़ आपके पास और भी आ रही है कि जब आप स्पाइक्स यूज़ करते हैं, जो स्प्रिंटर होते हैं, बेटर एग्जाम्पल of the use of the friction in sports including the use of the spike shoes by athletes, spike shoes in athletes lime on the palm of the gymnast to the successfully perform horizontal bar, uneven bar and the Roman ring, rubbing of the sole with the lime before going to the wooden court by the badminton player। अब ये आपके सामने यहाँ पे क्लियर है, चाहे वो स्पाइकर्स पहन के रनिंग करने वाला प्लेयर हो, या बास्केटबॉल कोर्ट पे खेलने वाला प्लेयर हो, या बैडमिंटन जो कि एक वुडन सरफेस पर खेला जाने वाला बैडमिंटन को भी आप या रफ सरफेस पर जब मडी कोर्ट पे या आप इस मिट्टी वाले कोर्ट पे खेलते हैं तो कहीं ना कहीं ये फ्रिक्शन, या जब जिम्नास्ट को आप बिल्कुल एक फ्लैट शूज़ पहने देखते हैं जो कि ऐसा लगता ही नहीं कि वो शूज़ पहने, लेकिन उनके जो शूज़ होते हैं वो कहीं ना कहीं उस चीज़ में अपने बैलेंस को, उस बीम बार पे, हॉरिजेंटल बार पे अपने बैलेंस को बनाए रखने के लिए एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए वर्क देते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है कि इन स्कीविंग द फ्रिक्शनल फोर्स दैट कम इनटू द प्ले आर द फ्रिक्शन फ्रॉम सो एयर फ्रिक्शन होता है इसमें, एंड जो सरफेस है, स्काई सरफेसर है, वो भी कहीं ना कहीं अपनी बॉडी को बैलेंस करने के लिए भी इस तरीके का यूज़ करते हैं। तो a perfect control of all the frictional force acting in the required the winning in the game of the soccer, frictional force acting between the shoes and the ground allow the player to run। अब आप जानते हैं कि जब हम रनिंग करते हैं तो हमारे शूज़ हमें हेल्प करते हैं
हमारी रनिंग को स्पीडली परफॉर्म करने के लिए। इन द सेम वे द फ्रिक्शन बिटवीन द शूज़ एंड द बॉल अलाउ देम द टेक कंट्रोल ऑफ द बॉल। आप जानते हैं कि जब हम बॉल को कंट्रोल करने के लिए, अगर हम विदाउट शूज़ जब फुटबॉल खेलते हैं तो हमारे फुट उतने अच्छे से बॉल को कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन जब हम शूज़ नहीं पहने होते हैं तो हमारे शूज़ पहने होते हैं सॉरी, तो हमारे फुट क्या होते हैं उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं। डिसएडवांटेज की बात करी जाए तो साइकिलिंग में जब हम पैडल के ऊपर अपने फुट को प्रेशराइज करके उसको करते हैं, लेकिन जो साइकिलिस्ट होता है वो अपने फोर्स को, अपने रेजिस्टेंस पावर को यूज़ करता है अगेंस्ट द एयर। द फ्लूइड फ्रिक्शन आल्सो द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड शुड बी स्मॉल that the leisure energy in the utilize in the overcoming of the friction. The stronger friction is the disadvantage of the cycling. तो जो फ्रिक्शन है जो टायर के और रोड के बीच में लग रहा है वो उनकी स्पीड को डिक्रीज करता है। आप जानते होंगे अगर कांच के जो एक कंचे जैसी चीज़ कही जाएगी, अगर आप उसको स्मूथ सरफेस पर मूव कराएंगे तो वो आराम से मूव कर लेंगे, लेकिन अगर आप उसी को एक रफ सरफेस पर करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो साइकिलिस्ट और जो सरफेस है उसके बीच में जो लगने वाला फ्रिक्शन है वो उसकी स्पीड को क्या कर देता है, कॉइल कर देता है या रोक देता है। तो यही वाली चीज़ कही जाती है कि फ्रिक्शन इज़ द नेसेसरी ईवल। यहाँ पे फ्रिक्शन इज़ द नेसेसरी ईवल आपको यहाँ पे लास्ट में डू यू नो में दिखाई दे रहा है कि फ्रिक्शन इज़ द, ये एक क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट टाइम आपके एग्ज़ाम में आता है। तो बेटा इस क्वेश्चन को ज़रा अच्छे से देख लीजिएगा। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी हो सकता है, 3 मार्क्स में भी और 5 मार्क्स क्वेश्चन में भी आ सकता है वेरीफाई करने के लिए। तो फ्रिक्शन इज़ द नेसेसरी इफ़ देयर नो फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट व्हेन वी कांट वी डू एनी वर्क, कांट वर्क। आप ना चल पाएंगे ना कुछ काम भी कर पाएंगे, इसलिए जो भी व्हीकल्स है वो भी क्या होता है, वो भी नहीं कर पाएगा वर्क। नो बिल्डिंग एंड द कुछ भी नहीं हो पाएगा अगर फ्रिक्शन पॉसिबल नहीं है तो। बट टू मच द फ्रिक्शन कॉज द हैवी लॉस ऑफ द एनर्जी। हम जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो एक एट एज अ मशीन वर्क करती है, लेकिन अगर यही मशीन हमारे वर्क को इफ़ेक्टिव करती है तो वो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन के कारण करती है। तो आई होप आज इस वीडियो के थ्रू आप ये चीज़ जान गए होंगे कि हम किस तरीके की स्टडी, ये चैप्टर को मैंने शॉर्ट वर्क के रूप में आपके लिए इसलिए प्रेजेंट करा है कि आप इसको जब लिखें तो प्रॉपरली इसका डायग्राम ड्रॉ करें, इसके बारे में एग्जाम्पल क्लियरली दें कि सरफेस के बारे में, कि इसके टाइप्स कितने टाइप के होते हैं, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं, और इनको एज ए स्पोर्ट्स हम लोग किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे रियल लाइफ में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो था मैंने आप इसको क्लियरली इसलिए इतने डायग्राम के थ्रू आपको बताया है कि आप इसको क्लियर हो सके। तो आई होप यू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स। एंड स्टूडेंट मस्ट योर अटेंडेंस इन डेली। अगर आप अटेंडेंस डेली नहीं देते हैं तो आपके लिए बेटर नहीं होगा, क्योंकि रिजल्ट आपका 12th है, आपका 12th पे ही डिपेंड करेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।